बड़ी विडंबना है, जो सत्ता में होता है वो चाहता है महंगाई पर चर्चा ना हो, जो विपक्ष में होता है वो चाहता है महंगाई पर ही चर्चा हो। लेकिन एक कटु सत्य ये भी है कि हिंदुस्तान के तमाम राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें हैं और अलग अलग गठबंधनों के प्रयोग हैं राज्यों में, लेकिन ऐसा कोई सूबा नहीं जहां की जनता ये कहे कि हम महंगाई के दंश से, महंगाई के ताप से, महंगाई के संत्रास से बचे हुए हैं। तो ये ब्रॉडर पिक्चर है हिंदुस्तान की इस वक्त की, जिसमें कटघरे में सब खड़े हैं जो शासन कर रहे हैं, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे टीएमसी हो, कोई हो, बीजेडी हो। बड़ी विचित्र स्थिति है। भूख से बड़ा कोई मजहब नहीं, रोटी से बड़ा कोई मजहब नहीं, थाली से बड़ा कोई मुद्दा नहीं। कोरोना ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को शीर्षासन करा दिया था। भारत जैसे देश उससे ज्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि हमारी जनता की आर्थिक स्थिति पहले से ही कोई बहुत मजबूत नहीं थी। और उसके बाद जब आय घट गई हो, कारोबार सिमट रहे हो, बटुआ खाली हो, और उस वक्त महंगाई आ जाए तो आप समझिए कोढ़ में खाज हो जाए, सन्निपात जैसी स्थिति हो जाए। भरे पूरे में महंगाई आए तो उसे झेला जा सकता है एक सीमा तक, लेकिन पहले से विपन्न और दीनता की परिस्थितियां बनी हुई हो और उस वक्त महंगाई आ जाए तो किसी चीज पर 2, 4, 5, 10 रुपए की बढ़ोतरी भी अखर जाती है। दूध में अगर 2 रुपए लीटर की बढ़ोतरी होती है तो कोरोना बाद के भारत के लिए वो बढ़ोतरी भी मायने रखती है। अगर 100 रुपया लीटर के आसपास का तेल, डीजल, पेट्रोल बिक रहा है तो कोरोना के बाद के भारत के लिए वो संकट का कारण है। अगर 1000 रुपए से ऊपर में कहीं अलग अलग दामों पर, लेकिन मोटे तौर पर 1000 से ऊपर में रसोई गैस का सिलेंडर मिल रहा है तो आज के भारत के लिए वो एक संकट है। ये ठीक है। इसी कोरोना काल में एक और चमत्कार भी हुआ। दुनिया भर में जितनी तेजी से खरबपत्ती बढ़े, उस बढ़ने की जो दर थी, जो स्पीड थी, उससे कहीं ज्यादा स्पीड से भारत में बढ़े। अब बताइए कैसी उलटवासी है, कैसी विचित्रता है। इसी देश में हजारों हजार लोग नंगे पांव सैकड़ों किलोमीटर चल के अपने गांव पहुंचे थे औद्योगिक शहरों से। दुकानें बंद हो गई, कारखाने बंद हो गए, नौकरियां छट गई, जिनकी नौकरी बची भी उनकी तनख्वाहें कम हो गईं। उन सब के बाद भी भारत ने यह कीर्तिमान अपने नाम रखा कि खरबपत्ती सबसे ज्यादा तेजी से फले फूले भारत में ही कोरोना काल में। इसलिए मैं उनकी बात नहीं करूंगा। उनके लिए आलू, गोभी, मटर, टमाटर, उड़द की दाल, अरहर की दाल, इसके दामों से क्या लेना देना। वो तो उड़न खटोले पर घूम रहे हैं, उड़न खटोले पर। लेकिन ननकू और रज्जाक की सांस चोक हो जाती है, सांस। इसलिए आज हम ये विषय लेकर आए। पेट भरे परिवार का ये बच्चों को पढ़ाने की दिशा में सोचे, क्या करे। और जब प्राथमिकता में एक छोर पेट का हो तो पेट से बड़ी तो प्राथमिकता फिर किसी की नहीं होती। भूख से बड़ी प्राथमिकता किसकी।
तो शिक्षा भी छूटती है, विकास भी छूटता है, बहुत कुछ छूट जाता है। हमारे साथियों ने इस पर एक बड़ी रिपोर्ट तैयार की है, कुछ तुलनात्मक आंकड़े भी जुटाए हैं, एक बार उसको देख लीजिए, फिर मेहमानों के साथ आपका परिचय कराएं और फिर इस बात को समझने की कोशिश करें कि महंगाई का राजनीति शास्त्र क्या है और राजनीति शास्त्र का महंगाई से क्या रिश्ता है। घी रिफाइंड में तेजी है। महंगाई तो काफ़ी ज़्यादा है, दाल वगैरह सारी महंगी। वजह क्या, पेट्रोल डीजल महंगा तो हर चीज़ महंगी है। पहले 10 का 5 का बेचता था, अब अगर महंगाई है बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर कुछ रियायत करें। चारों ओर त्राहिमाम, महंगाई बेलगाम, जनता बेहाल, सबका एक ही सवाल, आखिर महंगाई पर लगाम कब? चौतरफा महंगाई के तांडव में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें भी दर्द देने में पीछे नहीं हैं। सोमवार को 50 रुपए की बढ़ोतरी के बाद अब की बार घरेलू गैस सिलेंडर हो गया है 1000 रुपए के पार। घर का बजट बिल्कुल हिल के रह गया है। किचन में हम लोग कुछ कर ही नहीं पाते, सब न सब्जी ला पाते हैं। देखिए तेल महंगा होता जा रहा है कि उसकी वजह से हम लोग का पूरा बजट ही हिल के रह गया है। सब्जी, बच्चों की पढ़ाई, ट्यूशन फीस कहाँ सब लाएंगे, और इतना आए दिन ये सब देखिए, कहीं सिलेंडर का दाम आए दिन बढ़ा रहता है। जब देखिए 1 महीने के बाद जब आप लेंगे फिर सिलेंडर का दाम बढ़ गया, ऐसे कैसे चलेगा। गैस के भी दाम बढ़ा दिए, दाल चावल सब चीज़ के दाम बढ़ा दिए। गरीब जाए तो कहाँ जाए। तो सरकार अगर क्या कहते हैं, अगर सरकारपन करेगी तो किस पे करेगी, जनता पे तो करेगी। जब जनता ही क्या कहते हैं गरीब वो बेचारा हो जाएगा, ना हम लोग के पास कमाई है ना कुछ है, क्या करें हम लोग। मेरा बजट बड़ा ख़राब होता जा रहा है। अनाज पानी में भी दाम बढ़ते जाते हैं, सरसों का तेल भी बढ़ चुका है। अब इस तरह से मेरा बजट ढीला होता है, व्यापार भी चल नहीं रहा है। बताइए, इस तरह से गैस के दाम बढ़ते रहेंगे तो हम महिलाओं का क्या होगा। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और पीएनजी की कीमतें दिन दूनी और रात चौगुने के तरीके से बढ़ रही हैं। इनके दाम बढ़ने का असर जहां माल ढुलाई और मैन्युफैक्चरिंग पर पड़ रहा है, तो वहीं सीधी मार आम जनता पर भी पड़ रही है। खेती किसानी में भी परेशानी का प्रश्न है। सुरसा जैसी महंगाई में वैसे ही सब कुछ स्वाहा है। खाद्य पदार्थों पे कुछ तेजी है, क्योंकि एक तो उसकी मुख्य वजह है पेट्रोल डीजल का महंगा होना। पेट्रोल डीजल महंगा हुआ तो उससे भाड़ा महंगा हुआ है, जिससे सभी चीज़ों पर व्यापक असर पड़ा है। और कोई इतना विशेष बात नहीं है। घी रिफाइंड में तेज़ी है और एक आध मेवा वगैरह या केमिकल के आइटम पर तेज़ी, कोई और विशेष तेज़ी नहीं है। लेकिन पेट्रोल डीजल महंगा होने की वजह से थोड़ा व्यापक असर पड़ा है चीज़ों पर। पिछले 1 साल से जहां महंगाई दर डबल डिजिट में है, वहीं बीते 3 महीने ये महंगाई रिजर्व बैंक की अपर लिमिट वाली लक्ष्मण रेखा को भी पार कर रही है। जेब के खाली होने से लेकर खाने की थाली तक पहुंच चुकी महंगाई में आमदनी कम और आसमान छूती महंगाई में बिगड़ा हुआ है बजट। घर घर की यही कहानी है। डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, जब से सारा सामान ही महंगा हो गया है। जैसे तेल है, रिफाइंड है, बूरा है, चीनी है, सब पे बढ़ा हुआ है। क्या चाहोगे? और गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर कुछ रियायत करें, कुछ हम उसको मद्दा करें। इधर महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी के लिए एक और बुरी खबर है, क्योंकि आम आदमी को अगले महीने से महंगाई का एक और झटका लगने वाला है। रसोई गैस सिलेंडर और खाने के तेल के बाद अब आटा, ब्रेड, बिस्किट और आटे से बने दूसरे प्रोडक्ट्स के दाम भी बढ़ने वाले हैं। रिटेल मार्केट्स में गेहूं के आटे की औसत कीमत सोमवार को 32 रुपए 91 पैसे प्रति किलोग्राम रही है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 13% ज्यादा है। महंगाई तो काफ़ी ज़्यादा है, दाल वगैरह सारी महंगी। वजह क्या, पेट्रोल डीजल महंगा तो हर चीज़ महंगी हो। बहरहाल इधर रुपए की कमजोरी और महंगाई की मजबूती में किचन के राशन और स्कूल की फीस का भी बजट गड़बड़ा गया है। भूख के इस भूगोल में मिडिल क्लास की कमर सबसे ज्यादा टूट रही है। इधर महंगाई से फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इस महंगाई पर लॉकडाउन कब, क्योंकि आटे की महंगाई में कैसे होगा 2 जून की रोटी का जुगाड़।
बड़े बड़े मुद्दे, बड़े बड़े भाषण, बड़े बड़े सेमिनार, बड़े बड़े लेख आलेख, उनसे किसी से पेट नहीं भरता। यूक्रेन में क्या हो रहा है, रूस में क्या हो रहा है, यत्र क्या हो रहा, तत्र क्या हो रहा, सर्वत्र क्या हो रहा, अफगानिस्तान में तालिबान क्या कह रहे हैं, फलाने ठिकाने, इस सबसे क्या फर्क पड़ता ननकूक की थाली पर और रज्जाक की थाली पर। ये दुनिया कहानी का वक्त नहीं है। आदमी खाएगा तब ना दुनिया के बारे में सोचेगा। पूरी आबादी तो हिंदुस्तान की 150 करोड़ लोगों में से जो कोरोना काल में फले फूले खरबपति हो गए, ऐसे 150 लोगों को निकाल दें तो बाकी जनता पभारी बाबा तो है नहीं कि वायु ग्रहण करके जीवित रह लेगी। उसको रोटी चाहिए, और रोटी से बड़ा कोई मुद्दा नहीं, और इसलिए रोटी का मुद्दा राजनीति में नहीं फंसना चाहिए। और ये बातें जब कोई करता है तब भी मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है। ये सब विचित्रताएं हैं कि थोड़ी महंगाई सह लेंगे। हाँ सह ले, क्या 71 की लड़ाई चल रही है तो सह ले। शास्त्री जी के समय का युद्ध चल रहा है पाकिस्तान से, तो चलो एक टाइम खाना खाएंगे। ये तो बताओ दादा, जितने भी उपदेशक आते हैं जो कहते महंगाई सह लो, उनसे मेरा प्रश्न होता किसके लिए महंगाई सह लूं? भारत कहीं युद्ध में फंसा है? आप कहो एक टाइम हम दोनों टाइम खाना छोड़ देंगे, चलो। ऐसा तो कुछ नहीं ना, इसलिए वो तर्क लागू नहीं होता। मेहमानों से आपका परिचय करा दे। शबनम पांडे जी हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी। सत्येंद्र यादव, नेता समाजवादी पार्टी। ताहिरा हसन जी, सोशल एक्टिविस्ट। डॉक्टर आलोक पांडे, आर्थिक विश्लेषक। सभी साथियों का, सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आलोक पांडे जी, आपसे बात शुरू करूंगा। अर्थशास्त्रियों को तो चित भी मेरी पट भी मेरी, अटल जी कहते थे इसके आगे जोड़ के कि चित भी मेरी पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। क्या अर्थशास्त्री तो वो है जिधर बताओ उधर का गंगा मोड़ दें। क्या कहो गंगा सागर से गंगा पैदा बता दे, कहो गंगोत्री से, जो आप कान में उनके बता दो वो वही ज्ञान दे देंगे। लेकिन मसला ये नहीं, मसला ये है कि हिंदुस्तान की 80-85% आबादी, क्या अरे हमें आपको बहस करने के लिए किसी आंकड़े की जरूरत अब नहीं। पहले भले ही हो, जिस देश में हुकूमत ये मानने ये कहा हो कि 85 करोड़, कितना 85 करोड़ लोगों को गेहूं, चावल, नमक, तेल, माचिस ये दिया जा रहा है ताकि वो जिंदा रहे, ताकि वो जिंदा रहे। तो ये तो समझ में आ गया कि इस देश में इतनी बड़ी आबादी ऐसी है जिसमें 2 रुपया की किसी चीज में बढ़ोतरी हो, आलू 2 रुपया महंगा हो जाए तो प्राण सूख जाए। ये तो पता ही लग गया। ये हमारा आंकड़ा नहीं, ये तो सरकार का आंकड़ा है कि 85 करोड़ लोग तब जिंदा रहे जब हम उनको अनाज दे रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में 50 रुपया बढ़ जाता है सिलेंडर पर, कहीं सीएनजी पर, कहीं पेट्रोल पर, कहीं डीजल पर, कहीं आलू में, कहीं अदरक, कहीं अरहर में, कहीं मूंग में, कहीं उड़द में। गरीब कैसे, गरीब नहीं मध्यम वर्ग का भी जोड़ लो, जिंदा कैसे रहेगा भाई? पांडे जी आगे आओ तो मैं बोलूं जी। देखिए सर, इस देश में गरीब आदमी या मध्यम आदमी की बात सुनने वाले ज्यादा लोग हैं नहीं। हमें तो ये कहा जाता है कि आप हो देश के लिए त्याग करने के लिए हम पैदा हुए। मध्यम आदमी और गरीब आदमी साहब देश के त्याग करने के लिए पैदा हुआ है। इस देश में सर मृत्यु और महंगाई, तो त्याग कहाँ किसके लिए करे? कोई वजह भी तो हो ना त्याग की भाई। छत से कूद जाओ, और किस लिए कूद जाए? चोर लाए हैं घर में पीछे तो चलो कूद जाए। बोले चोर नहीं, कूद के देखो। अरे हम तो कूद जाएंगे, मेरे तो पैर चले जाएंगे। सर मध्यम और गरीब आदमी को त्याग करने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके लिए वजह की जरूरत नहीं है। सरकारें कहती है देश हित में त्याग करिए।
अरे भाई, देश हित कोई काला जादू है क्या जो कोई जान नहीं सकता? बिल्कुल सही बात। बताना तो होगा ना कि देश का हित कहां है। बताया जाता है ना सर कि अगर आप त्याग नहीं करोगे तो श्रीलंका वाली जैसी स्थिति हो जाएगी। अब श्रीलंका में न जाओ, उनके कारण दूसरे हैं, उनका रोना दूसरा। अब उस पर कहां बहस करें, तो 2 घंटे लग जाएंगे। वो राजपक्षे का ठीक ही हुआ जो होना था, है। उन्होंने भी चरम सीमा पर उत्पात परिवार ने मचा रखा था, तो प्रकृति ने न्याय कर दिया। जी, महंगाई को सर अगर देखिए तो एक मैं घटना बताता हूँ, अमेरिका की है लेकिन भारत में लागू होती है सर। अब्राहम लिंकन के समय की बात है, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। तो उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि $1 से बढ़ा करके लकड़ी के गट्ठे का मूल्य $2 कर दिया जाए। $1 कीमत बढ़ाने पर, क्योंकि उस समय तक लाइट और रूम के ठंडा गर्म करने के लिए लकड़ी पर डिपेंडेंसी थी केवल। तो वित्त मंत्री ने कहा कि सब $1 बढ़ा देंगे। तो अब्राहम लिंकन ने कहा, वहां के राष्ट्रपति ने, कि नहीं, इसके पहले आप जाइए 10 गांव में रुकिए रात में और आम आदमी से वहां के पूछिए कि जब आप $1 में गट्ठा खरीदते हैं, ये अगर $2 का हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा आपके जीवन में। तो वित्त मंत्री जाते हैं, चुपचाप रुकते हैं वहां। तो जब उन्होंने ये प्रश्न पूछा वहां के लोगों से, तो उन्होंने कहा कि $1 की महंगाई हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। $1 मात्र नहीं है, कीमतें दुगनी हो रही हैं, हम तो भूखों मर जाएंगे। वित्त मंत्री ने आकर के राष्ट्रपति से बताया, तो वित्त मंत्री ने बताया कि साहब $1 नहीं है, हर दिन एक गट्ठे लकड़ी की जरूरत पड़ती है, ये तो भूखों मर जाएंगे। तब राष्ट्रपति ने कहा कि महंगाई को कंट्रोल करने का कोई दूसरा रास्ता निकालिए, गरीब आदमी पर इसका प्रभाव न्यूनतम पड़ना चाहिए। जी, ठीक बात आलू जी। भारत सरकार से मैं प्रार्थना करता हूं कि वो भी ऐसा कोई रास्ता निकाले, ठीक बात, कि गरीब आदमी पर न्यूनतम प्रभाव। जी आलोक जी आएंगे, बस ताहिरा हसन के पास चलूंगा। एक टिप्पणी जरूर करूंगा। त्याग की बात आलोक जी ने उठाई। भारत के रक्त में त्याग है, कोई किसी को सिखाएगा नहीं। रक्त में त्याग है, इसी धरती पर दधीच हो गए, दुनिया में कहीं ऐसा उदाहरण नहीं। लेकिन मसला ये कि त्याग के लिए कहने का अधिकार सत्येंद्र और शबनम पांडे, मतलब राजनेता, व्यक्ति नहीं, इनको नहीं है ना। ना, इनके कपड़े महंगे, इनका रहन सहन महंगा, इनका ऐश्वर्य महंगा, इनकी कोठियां बड़ी, इनकी गाड़ियां नई चमचमाती हुई है, इनकी घड़ियां नई है, 5 तारा 7 तारा में घूम रहे, मौज ले रहे। इसलिए ये नहीं कह सकते कि त्याग करो। मैं अपने बच्चों से कहूं कि संकट है, त्याग करो, और मैं तो इतना बोलने के बाद एक राडो की घड़ी खरीद लाऊं अपने लिए, तो त्याग नहीं होगा ना, फिर बच्चे नहीं मानेंगे। बाप को त्याग करके दिखाना होगा तो बच्चे मान लेंगे। राजनेता अब उस स्थिति से हिंदुस्तान के बाहर चले गए। गरीब से गरीब जिले के राजनेता, प्रदेश देश छोड़ो, ब्लॉक लेवल के राजनेता, मेरी बात से सत्येंद्र बाबू भी सहमत होंगे और शबनम जी भी, उनका जीवन स्तर ऐसा हो गया कुछ पूछो नहीं, अब काहे मुंह खुलवाओगे। ताहिरा हसन जी, कैसे जिए गरीब? गरीब में मैं मध्यम वर्ग भी जोड़ लेता हूं। मध्यम वर्ग में तो गरीब से भी संकट में होता है। एक आदमी के पास कम से कम लाइन में लग के 5 किलो राशन, 10 किलो, 15 किलो लेने की गुंजाइश तो है। मध्यम वर्ग तो वहां से भी गया। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस समय सिर्फ हम मार्जिनलाइज क्लास नहीं, मध्यम वर्ग भी बहुत स्ट्रगल कर रहा है। खासकर जो महिला गृहिणी है उसका पूरा बजट फेल हो गया है। देखिए, आप गैस के सिलेंडर, कुकिंग गैस का दाम इतना ज्यादा है, डीजल पेट्रोल इतने दिनों से कहा जा रहा है जीएसटी दायरे में ले आइए, कुछ इसको कंट्रोल कीजिए, उसका कुछ नहीं हो रहा है। वो पूछिएगा तो कहेंगे वहां दूसरी की सरकार। एक मिनट लूंगा। एक नई बात मेरे संज्ञान में आई, हो सकता है आगे आने वाले समय में वो पके, लेकिन बहुत बड़ी बात है भारत के लिए। एक तर्क ये दिया जा रहा है, मैंने अब इसका मेरिट डिमेरिट पर चिंतन नहीं किया, कि बिजली को डीरेगुलेट कर दीजिए पेट्रोल डीजल की तरह, बिजली को डीरेगुलेट कर दीजिए।
पेट्रोल डीजल की तरह। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। इत श्री रेवाखंडे पंचम अध्याय समाप्त। ये हो गया तो फिर समझ लो हो ही गया, पर जो कुछ होना है उसके बाद तो तायरा जी आप बिल्कुल बताइए। देखिए जी, बिल्कुल देखिए, रेल के टिकट, ये मध्यम वर्ग और गरीब व्यक्ति जो है वो रेल से चलता है, वो हवाई जहाज से नहीं उड़ता है। आपने रेल का दाम भी बढ़ा दिया, खाद्यान्न के दाम बढ़ गए। जब डीजल पेट्रोल बढ़ा तो जाहिर है ढुलाई बढ़ी, तो खाद्यान्न का दाम बढ़ गया। तेल सरसों का 200 से ऊपर है, आप नीचे ला नहीं पा रहे हैं। एक आम आदमी का जीवन जो दिया हुआ है आर्टिकल 21 में निहित है, इंस्टेंट है कि वो सम्मानजनक जिंदगी जिए। कैसे जिएगा आर्टिकल 21, कैसे आप यहाँ पे लागू करेंगे? भी भाई गजबे कियो, आप आर्टिकल देख रही, सम्मान छोड़ो, पहले जीने की व्यवस्था तो करो महाराज। वही सम्मानजनक जीवन का वही मतलब है कि 5 किलो चलिए आप दे रहे हैं। यहाँ बच्चे आप देखिए, कूड़ेदान जो फेंका जाता है वहां पे गरीब बच्चा ढूंढता रहता है, जगह जगह जहां पे आप देखिए डेंस पॉपुलेटेड एरिया जो है। ये कोई गांव में जाके देखने की जरूरत नहीं, यहीं पे देख लीजिए। तो आप जब इतना खाद्यान्न का दाम बढ़ा दे रहे हैं जो जीवन के लिए जरूरी है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और पानी है, बिना खाने के ना पढ़ाई की बात होगी ना स्वास्थ्य की बात होगी। जब खाना ही नहीं है तो स्वास्थ्य कहां से, दवाएं आएंगी? मुश्किल काम है। लेकिन अमिताभ जी ये भी सोचने की बात, ये कह रहे हैं त्याग, ये त्याग हम लोगों से चाहते हैं, त्याग गरीब से चाहते हैं, और फिर कुतर्क भी करते हैं बैठ के। ये त्याग अडानी से नहीं चाहते हैं। 1% ऑफ सैम की 2021 की जो रिपोर्ट आई है, 1%, ये जो अमीर करोड़पति इंडस्ट्रियलिस्ट है, 22% नेशनल इनकम को होल्ड करता है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी कि सबसे बड़े लोकतंत्र में एक बड़ा हिस्सा अधिकार में है, वो मुट्ठी भर लोग जो है वो इतने अमीर होते चले जा रहे हैं, उन्हें कोई त्याग हमसे चाहते हैं। जी ठीक, इस लोकतंत्र को कहां ले जाना चाहते हैं ये समझ में नहीं आता। ठीक है तारा जी, मसला मेरी सोच हमेशा थोड़ी दूसरी रही। किसी के अमीर होने में हमको दिक्कत नहीं, अडानी अंबानी भारत में और पैदा हो, वो कोई समस्या नहीं। मसला ये है कि अडानी अपना काम खुद देख लेंगे, अंबानी अपना काम खुद देख लेंगे। सरकार को हम इसलिए चुनते हैं कि वो ननकू का ख्याल रखे, रज्जाक का ख्याल रखे। अडानी अंबानी रुया और जितने बजाज वो खुद ही कलाकार है, वो सब अपना कर ही लेंगे जो करना है। सरकारों का काम, ठीक है, ठीक है, सरकारों का काम है ये पॉलिसी गरीब का ख्याल रखे, सामान्य जन का ख्याल रखे। अब बाकी उद्योगपति अपना खुद ही ख्याल रख लेते हैं। सत्येंद्र यादव के पास आऊं से पहले एक बात आगे उद्योगपतियों का जिक्र ले आई ताहिरा जी। ये थोड़ा कम्युनिस्ट क्रांति वाली विचारधारा में हैं ताहिरा जी हमारी मित्र, लेकिन मैं उतनी उस विचारधारा से सहमत नहीं होता। वो भी उद्योगीकरण भी का भी एक पक्ष है, नहीं तो आदमी भूख से मर जाएगा, रोटी कहाँ खाएगा। एक इस देश में जब से मैंने पत्रकारिता शुरू की ना सत्येंद्र बाबू, और ताहिरा जी आप भी सुन लो खास तौर पर, ठीक है, आपका भी सुनना जरूरी है। मसला केवल शबनम पांडे की पार्टी का नहीं, जब से मैंने 35 साल समझ लीजिए, क्या मैंने गांधी को नहीं देखा, क्या शास्त्री जी के समय में पत्रकारिता नहीं की, जवाहरलाल जी की मैंने की, क्या 30-35 साल जब से की, मैंने किसी गरीब को, मध्यम वर्गीय को नेता के अंतःपुर में नेता से मिलते नहीं देखा। क्या अब मेरा मुंह मत खुलवाइएगा, मैं सबके नाम ले दूंगा, चेहरे खराब हो जाएंगे। क्या कम्युनिस्ट और क्या गैर कम्युनिस्ट, और क्या भाजपाई और क्या कांग्रेसी, क्या लोहिया जी के चेले, क्या। और कोई उद्योगपति मैंने नहीं देखा 35 वर्ष में जो लाइन में लग के मिला हो। बरामदे में स्टाफ आता है, कहता है यू आर मिस्टर कुमार मंगलम, प्लीज कम, और ले जाके सीधे अंदर बैठा देता। अब जहां डबल बेड पड़ा बोल वही लेट जाओ, है अभी भैया आएंगे नमस्ते करेंगे आपको, या चाचा आएंगे नमस्ते करेंगे। सत्येंद्र बाबू ये तो खैर विषय अंतर हो गया गरीब और पूंजीपति का। मसला ये कि मध्यम वर्ग की चिंता, मध्यम वर्ग और गरीब मिला के, गरीब को थोड़ा सा प्रिविलेज इसलिए है इस वक्त कि देश भर में उसके लिए कम से कम अनाज, दाल, चावल, तेल, नमक, इसकी तो गारंटी है। निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के लिए तो इसकी भी गारंटी नहीं।
जियो तो आपका मुकद्दर और मर जाओ तो आपका मुकद्दर। वो कैसे जिए भाई? सर मैं अभी आपको सुन रहा था बहुत ध्यान से, आपने कहा कि ये जो बहुत सारी हर क्षेत्र में जो अकारण महंगाई आसमान छू रही है, क्योंकि कोरोना जो है, कोरोना एक कारण नहीं है, महंगाई पूर्व में ही बढ़ना शुरू हो चुकी थी, कोरोना बाद में आया है। कोरोना से सरकारें जो है उस पर कमान करने के लिए एक बहाना ढूंढती हैं। इस वक्त एक नए कैप्शन चल रहे हैं कि यूक्रेन में लड़ाई हुई है इसलिए महंगाई है। अरे भाई, यूक्रेन से पहले ही पेट्रोल और डीजल बढ़ा हुआ था। तो क्या हो रहा है, इस देश में कोयले की कमी होती है और कोयले की कमी होने से पहले देश के बड़े उद्योगपति विदेश में पोर्ट पे पूरा कोयला खरीद के जमा करके रख लेते हैं। उसके बाद सरकार को अचानक से कोयले की कमी हो जाती है और सरकार का, देश का बड़ा फैसला देश के बड़े प्रधानमंत्री और नेता सब मिलकर लेते हैं और अचानक से वो कोयला खरीद लिया जाता है। वो उद्योगपति अचानक से नंबर 5 पे आ जाते हैं इस देश में जब तक। और फिर ऐसा क्यों न करें, क्योंकि जब हजारों करोड़ से जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी तो सीधी सी बात है कि अडानी ग्रुप को एयरपोर्ट भी देगी, रेलवे भी देगी, कोयला भी लेगी और वो सारे काम करेगी जिसमें आम आदमी, जब 47 लाख आदमी मरा उसका सरकार डेटा 4 लाख बताएगी जी। 47 लाख जाने भारत में गई हैं कोरोना से, जिसके लिए ये सरकार अपनी पीठ थपथपाती है। शर्म आनी चाहिए बोलने से पहले। ठीक है सत्येंद्र बाबू, अब मैं शबनम पांडे के पास चलूंगा। उनके धैर्य की प्रशंसा, अब उनको सबके जवाब देने हैं। एक बात सत्येंद्र जी ने जो कही उस पर मैं जरूर कहूंगा, और ताहिरा जी का भी ध्यान उस पर रहे, क्योंकि वो बहुत जगह जाती हैं, बात उनको रखने का बड़े मंचों पर अवसर मिलता है, तो उनके संज्ञान, उनका तराजू मैं चाहता हूं, मेरी मित्र है इसलिए उनका तराजू बिल्कुल बीच में रहे, ना इधर झुके ना उधर झुके। लंबे दौर तक लोगों के दिलों में आप तभी रह सकते हैं, अन्यथा नहीं। और लोग बड़े समझदार हैं। मुझे वो आदमी बता दीजिए जो बाबा राघव दास की तरह से या राम मनोहर लोहिया की तरह से या दीनदयाल जी की तरह से चुनाव लड़ रहा हो, पार्टी चला रहा हो, बता दीजिए मुझे। वो नेता बता दीजिए जिसके घर में ये जिनके नाम लिए जा रहे हैं उनसे कम महंगे बर्तन हो, उनसे कम महंगे खेल खिलौने हो, उनसे कम महंगे फुरफुरे हो लगाने वाले अगल बगल में जो खुशबू वाले, उनका चश्मा उनसे कम महंगा हो, घड़ी उनसे कम महंगी हो, तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। ताहिरा हसन जी, सत्येंद्र बाबू, क्या कई बार तो वो लोग कहते हैं कि भाई साहब ये आप कहां से लाए, ये तो हम भी नहीं ला पाए। हाँ, गलत नहीं कह रहा। अगर गलत कहूं तो मुझे टोक दीजिए। जो अनित कहूं चु भाकू भाई तो मोहे बरजियो भाई बिसराई। मैं नाम ले दूंगा, आप कहोगे नहीं ऐसा, मैं नाम लेके बता दूंगा कि उन लोगों का रहन सहन देख लीजिए। मैंने उनके घर भी देखे ताहिरा हसन, और अल्लाह के फजल से नेताओं के घर भी खूब देखे। मेरे ऊपर उन लोगों की इतना स्नेह रहता है कि मुझे अंदर भी कभी कभी बुला लेते हैं। हमने उनकी भी मेज देखी, कुर्सी देखी, और जिनके नाम ले रहे हो आप लोग उनकी भी देखी। कसम से अंतर नहीं है, कसम से अंतर नहीं। इधर वालों की 20 होगी, बाकी अंतर नहीं। क्या मैं उस बहस में पढ़ना नहीं चाहता। जिनके लिए बहुत नाम होता है, उनका कपड़ा, मुकेश अंबानी का कपड़ा, मैं अंबानी के पूरे उस पर नहीं जा रहा। एक रोचक बात बस तुलना आ गई दिमाग में तो कहूंगा जरूर। मुकेश अंबानी के कपड़े की टोटल की कीमत, उनकी पत्नी को छोड़ दीजिए, क्या, और ब्लॉक प्रमुख जब निकलता है बाराबंकी का या गाजीपुर का, कहीं का मान लो, उसके कपड़े शरीर पर ज्यादा कीमती चीजें हैं। अब इसका क्या अर्थ निकालूं, इसका क्या अर्थ निकालूं? तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं राजनेताओं को नैतिक हक बचा ही नहीं। जो नाश्ता वो कराते उससे बेहतर नाश्ता वहां मिलता है बड़े राजनेताओं के घर में। क्या ऐसे ऐसे तो परसने वाले हैं विदेशी टाइप के, क्या
और जैसे बड़े होटलों में होता है वो फूल कपड़ा तय किया हुआ कलप लगा वो ऐसे डालो नीचे फिर खाओ, क्या? अरे मैंने कहा राम भजो है, ये गांव देहात के लोग ऐसा हो गए। राम राम राम, क्या ऐसा ही उन लोगों को क्या मिलता खाना? कोई अंतर नहीं भैया। इसलिए गलतफहमी अब आज से आप सब लोग अपना मानस बदल दो। क्या कसम से भाई भाई लगते हैं सब। शबनम पांडे जी, मेरे सवाल जो सबसे किए वो तो है ही, बाकी लोगों ने जो सवाल उठाए वो भी है, लेकिन एक बुनियादी सवाल, वो विशाल आबादी भारत की 2 वर्ष कोरोना ने पूरी तरह से पूरी दुनिया में खराब कर दिया, इसलिए उस पर बहस नहीं। लेकिन हाँ, उससे इतना जरूर एक चीज हम निकाल कर सामने रखते हैं आंकड़ा कि हिंदुस्तान की स्थिति वो हो गई जैसे महीने भर अस्पताल में रह के कोई मरीज आया हो, क्या? तो भी वो दौड़ने लायक नहीं होता कई महीनों तक, ठीक ना? घर में भी उसका ख्याल रखना पड़ता है। उस स्थिति में पूरा देश आ गया। 100, 200, 500 को छोड़ दीजिए और आप लोगों को छोड़ दीजिए, नेताओं को, जिनको भगवान का आशीर्वाद है कि हमेशा फल फूलो। पूरा देश वैसे हो गया। उस वक्त तो उसके लिए 50 रुपया भी माने रखता है। आखिर कहीं कोई जिम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा, या केवल गाल बजाने भर से काम चलाएंगे सब लोग? शबनम जी। निश्चित तौर पे अमिताभ जी इस बात से इनकार नहीं करती कि महंगाई नहीं है। महंगाई की वजह से हम सब परेशान हैं। नेता भी अनाज ही खा के पेट भरते हैं, ऐसा नहीं पैसा खा के कोई पेट भर सकता हो। तो किसी भी क्षेत्र के लोग हों, जरूर उनके लिए महंगाई बढ़ी है, और अकारण भी महंगाई नहीं बढ़ती है, ये भी मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि मेरे साथी कहते हैं अकारण महंगाई बढ़ी है, तो ये भी नहीं मैं कह सकती कि अकारण महंगाई बढ़ी है। कोरोना की बीमारी गए हुए काफी लंबा समय हुआ, लेकिन उस पर भी वो कहेंगे कि लंबा समय हो गया, तो इस लंबे समय से देश ही नहीं, जिस यूएस के $1 की बढ़ाने पे बात कर रहे थे, वहां भी 39 साल में सबसे बड़ी महंगाई है। आज वहां भी महंगाई का दौर है। तो हमारे देश में अगर पेट्रोल हम आयात करते हैं तो निश्चित तौर पे उनकी कीमतों का असर विश्व में जो देश आयात करेगा। शबनम जी, एक बात कहूँ, एक छोटी, मैं तो देखो बड़ा कम पढ़ा लिखा आदमी, मैं ज्यादा गंभीर, एक मिनट बाबू, मैं तो गंभीर बात समझ नहीं पाता, आयात निर्यात में जानता नहीं। हम सब लोग, आप लोग कहते रहे आज से नहीं, पहले से, मतलब ये मेरे ख्याल से मनमोहन सिंह के समय का किया हुआ फंडा है कि जी सरकार ने डी कंट्रोल कर दिया तेल, ठीक? जिससे पूछो वो अपना कुर्ता झाड़ देता कि हमसे मतलब नहीं, वो तो बाजार करता है। अभी चुनाव आएंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, क्या कोई कंपनी माई की लाल एक चवन्नी बढ़ा के दिखा दे तेल पे, उस वक्त टेटुआ दबा देगी सरकार। टेटुआ जानती ना, ये इसको दबा देगी। फिर कैसे? और जैसे ही चुनाव खत्म होगा, आप हारो चाहे जीतो, वैसे ही रॉकेट लॉन्चर की तरह से रेट बढ़ जाएगा। अब फिर आप कहते हो, आप ये मान लो कि डी कंट्रोल है, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं। शबनम जी बताइए। देखिए, इस बात से हम इनकार तो नहीं कर सकते कि हम आयात करते हैं। अरे हमने कहाँ का आयात निर्यात, हम तो करे वो जानते, ननको भी नहीं जानता। हम तो सिर्फ समझ रहे, जब आपका कोई लेना देना नहीं तो वो कौन सा मंत्र है, कौन सा स्तोत्र है, कौन सा सूक्त है, कौन सा शावर मंत्र है जो आप हाथ में पानी लेके, तुलसी पत्ता लेके करके फूंक के मार देते हो पेट्रोल पंप पे, और वो पूरे चुनाव खामोश रहता है? ये तो बताओगे फिर नहीं, और चुनाव निपटा वो फिर भागने लगता है। ये सिलेंडर का दाम चुनाव में क्यों नहीं बढ़ता? उत्तर प्रदेश में चुनाव था, सिलेंडर क्यों नहीं बढ़ा भाई? सिलेंडर का भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अभी अरे भाई, मैं तो कह रहा अंतर्राष्ट्रीय नहीं, मैं तो कह रहा हूं ये तीनों लोक से इसका रिश्ता है, आकाश पाताल सब मिला के। हम तो इतना जानते नहीं। मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश में चुनाव था, सिलेंडर में क्यों नहीं बढ़ा? दरोगा रोके था, पटवारी ने रोका था, क्यों नहीं बढ़ा? या कंपनियां गौतम बुद्ध हो गई थी, बोले ना अब नहीं, अब नहीं, ना अब तो दिल भर आया जनता को देख के। ऐसा तो था नहीं। और चुनाव खत्म हुआ, जैसे अनार जलाते ना दिवाली पे, फुर ऊपर तक जाती लपट।
शबनम जी, अब इस पे तो देखो कोई ना कोई बात कहनी पड़ेगी जनता के लिए। नहीं, ये मेरा सवाल नहीं, ये जनता का सवाल है मित्र। देखिए अमिताभ जी, महंगाई को देखते हुए अब हम तो देख ही रहे हैं, जनता क्या देखना चाहती वो तो समझो, हमारे देखे से क्या होगा। नहीं, मैं इसी को बता रही हूँ कि सरकार ने गरीबी रेखा में जो लोग रहे उनको फ्री राशन का वितरण किया। ये जानती है सरकार की महंगाई है और ये महंगाई की मार विश्व भर में है। अच्छा, एक बात पूछूं, जिन अभी कुछ राज्यों में चुनाव होना है, ठीक, लोकसभा चुनाव तक 9 राज्यों में चुनाव होना है भारत में। ये अंतरराष्ट्रीय में अभी यूक्रेन में मान लीजिए 2 गोला कम भी दग रहे हो और ज्यादा दगने लगे 2 गोला, क्या और बवाल मच जाए डबल, क्या। और श्रीलंका वाला राजपक्षे को अभी तो घर जलाया, लोग उसको भी मारें चप्पल से, क्या। इतनी स्थिति खराब हो जाए, नेपाल में भी बवाल हो जाए, सब हो जाए, उसके बावजूद भी जब भारत के 9 राज्यों में चुनाव हो रहा होगा, सिलेंडर भी एक कोने में खामोश बैठा होगा मुंह बोरा के अंदर डाल के, पेट्रोल पंप और डीजल पंप भी खामोश बैठे होंगे काला कपड़ा ओढ़ के चेहरे पे। ऐसा होगा कि नहीं, हाँ या ना? अमिताभ जी, चुनाव तो हमेशा होते रहते। अरे हम हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप कह दो ऐसा नहीं होगा आपकी बार, बाजार के हिसाब से चलेगा। बाजार के हिसाब से ही चलेगा अमिताभ जी, क्योंकि चुनाव तो हर वक्त होता है। अभी अगर सिलेंडर के दाम बढ़े तो चुनाव आगे किसी न किसी राज्य में है ही, पर बाजार, अंतरराष्ट्रीय बाजार के हिसाब से ही दाम बढ़े हैं। अगर उस वक्त नहीं बढ़ता तो कहीं ना होता क्या है, मान लीजिए कि बच्चे में जाना है मौसी की शादी में, ठीक है, 6 दिन बाद, तो आज बच्चे के थप्पड़ मारने में कोई बुराई नहीं है। जिस दिन जाना उस दिन मत मारो, ने बवाल हो जाएगा, फिर वो कहेगा हम नहीं जाएंगे। आज थप्पड़ मार दो, भूल नहीं जाएंगे 6 दिन में। इसमें क्यों से, ये तो सब जानते ही है, तायरा जी भी मां जानती है। उस दिन बवाल नहीं करो, और ये बात राजनेता जानते हैं। शबनम जी, है ना कि जब प्रचार चल रहा हो, हम मंच पर हो, तो शत्रुघ्न भाई की स्टाइल में बोल दो खामोश, सिलेंडर भी खामोश, पेट्रोल पंप भी खामोश। शबनम जी, अच्छा ये है कि नहीं आप बता दो। कोई सरकार रहे, आपकी रहे मनमोहन सिंह की रही हो, किसी की रहे, आगे किसी की रहे, ये जनता नहीं समझती कि आप लोग ऐसा मानते हैं। लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि या खुदा ऐसी व्यवस्था कर दे कि सालों भर चुनाव चले। क्यों कहते हैं ऐसा लोग शबनम जी, बताओ, गलत कह रहे? देखिए, सरकार अगर दाम घटाती है तो निश्चित तौर पे घाटा सरकार का होगा। ऐसा नहीं है कि सरकार को घाटा नहीं होगा। अगर दाम बीच में सरकार ने थोड़े कम किए तो 8,000 करोड़ से भी ज्यादा सरकार को नुकसान सहना पड़ा। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ता है तो उसको हम आयात कर रहे हैं। अगर हमारे इधर उत्पादन होता है तो एक बार हम सोचते हैं कि हाँ, इस फलाना सामग्री का उत्पादन हो रहा है तो हम उसमें थोड़ा घटाना बढ़ाना कर सकते हैं, लेकिन जब हम आयात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें वो जो ठीक, एक बात मैं ठीक शबनम जी, आपने ठीक बात कही। मैं आलोक पांडे के पास चलूंगा। एक सवाल है मेरे जहन में, पेट्रोलियम पदार्थों के विकल्प खोज लिए जाएं, इसमें रुकावट अमिताभ अग्निहोत्री डाले थे अभी तक 75 सालों में। यह ननकू और रज्जाक ने कहा था कि अगर पेट्रोल डीजल का विकल्प खोजा तो हम लठ से लठ बजा देंगे, ऐसा बोला था किसी ने? ये सरकारें लूडो खेल रही थी, क्यों नहीं खोजा भाई? आलोक जी। एक्चुअली सर, ये जवाब तो सरकारों को देना पड़ेगा। हम इसीलिए लोकतंत्र में जनता सरकार को चुनती है, जनता की माई बाप है सरकार, और माई बाप को काम करना पड़ेगा सर। 75 सालों में जनता को, मतलब किसी भी पार्टी की सरकार हो,
लेकिन ज्यादातर समय पर जनता को केवल एक टूल की तरह उपयोग किया जाता है। भूखों मरो वो भी राम सहारे। 75 सालों में बिल्कुल मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, सरकार ने कोई भी पेट्रोलियम पॉलिसी लॉन्ग टर्म नहीं बनाई। अब वो शुरुआत हो रही है। पिछले 1-2 साल से हमें नितिन गडकरी जी हाइड्रोजन कार को लेकर के आए, तो अभी ये शुरुआत हो रही है। इसके असर आपको जो है, क्योंकि सरकार का एक डाटा आया था कि 2050 तक वो एनर्जी में आत्मनिर्भर हो जाएंगे और दुनिया को हम एनर्जी सप्लाई करेंगे। तो अब हमें एक नई तरीके की बात जानने को मिल रही है। हो सकता है फ्यूचर में कुछ अच्छा हो, लेकिन सर उसके लिए 30 साल इंतजार करना पड़ेगा। ननको तो मर जाएगा सर। मैं वही कह रहा था, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है आपने कही। हम 2025 तक पेट्रोलियम में आत्मनिर्भर क्यों नहीं हो सकते थे ताहिरा हसन? ये जो ज्ञान अब आया या प्रयास भी हो रहे हैं, मैं उसके पक्ष में हूँ, अच्छी चीज है कम से कम। और खासतौर पर नितिन गडकरी ने बहुत सारे इनोवेशन किए इस देश के लिए। एथेनॉल अब आया, ठीक, हाइड्रोजन से वाहन चले वो मसला आया, ठीक, बायोगैस के संबंध में तमाम प्रयोग हुए। अगर ये प्रयोग 30 साल 40 साल पहले कर लिए होते तो आज तो हिंदुस्तान मूंछों पे ताव दे रहा होता, मस्त होता। 40 रुपए लीटर बेच रहा होता डीजल पेट्रोल। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ये उन्होंने पहले कर लिया होता, और तमाम हम नए नए इन्वेंशंस भी होने वाले हैं, इलेक्ट्रिक की भी गाड़ियां आने वाली हैं, इस तरह के इन्वेंशन उन्होंने पहले किए होते तो जाहिर है, जो कोई एक सरकार की बात नहीं, तमाम पिछली सरकारों से भी ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने भी क्या किया। लेकिन जो मौजूदा सरकार होती है, जाहिर है उसको आदमी जब चुन के भेजता है, वो दूसरी सरकारों पे उनको तरजीह देता है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पे, तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो जिम्मेदारी के साथ जनता के हित में काम करें, ना कि इस तरह से मतलब तर्क ना करें और दूसरी बातें कहें। देखिए ये बात तो सही है कि जब तक इलेक्शन उत्तर प्रदेश में था, डीजल पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े, या आपने बिल्कुल सही बताया, और जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ, रिजल्ट आने के बाद वो बढ़ गए। तो आखिर सरकारों को इतना नुकसान हुआ, भी शबनम जी बता रही हैं, तो ये नुकसान क्या इलेक्शन के लिए सह रहे थे कि जनता के बारे में भी कोई इनके अंदर पॉलिसी है, जनता के बारे में भी कुछ ये सोचते हैं, वो पॉलिसी बना के आगे चलने की बात कर रहे हैं। सिर्फ 5 किलो राशन देना, उसका हम लोग स्वागत करते हैं कि गरीब के लिए रोटी बहुत बड़ी चीज है, उसकी थाली में रोटी भी होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं, दवा भी है, अच्छी शिक्षा की बात भी है। ठीक है, आई बात मैं सत्येंद्र यादव पास चलूंगा, शबनम जी आपके पास आऊंगा सबसे आखिरी में। एक बात कहूं, जब बहू को कटघरे में खड़ा किया जाएगा, स्वाभाविक ही किया जाएगा, क्योंकि अब तो बहू ही देख रही शासन मान लीजिए घर का, तो बहू सास के कारनामे जरूर बताएगी अगर सब लोग उसको घेरोगे। क्या कि अम्मा की तो समझ लो है, फिर सास बच नहीं सकती अपनी गलतियों से। फिर बहू सास को भी सार्वजनिक अभिनंदन करेगी मोहल्ले में, और उसके लिए सास को तैयार रहना चाहिए। विपक्षी दलों से मैं यही कहूंगा, आप सास हैं, जो मौजूदा सरकार है वो बहू है। आप ज्यादा ज्ञान की बातें दोगे तो सार्वजनिक अभिनंदन के लिए तैयार रहो, और सबसे ज्यादा सार्वजनिक अभिनंदन के लिए के पात्र तो कांग्रेस वाले ही हैं, बाकी सब तो चिल्लर है। मैं हैरान हूं, 40-50 साल आप अनवरत अखंड शासन कर रहे थे हिंदुस्तान भर में, प्रधान गांव के प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक, कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक। सत्येंद्र जी, आज अगर विपक्ष ये सोचे कि सारा कुछ बहू के गले में डाल के हम सारी सासें मिलके कीर्तन करें, तो फिर अब बहू उतनी सीधी तो नहीं है भाई साहब। वो तो सारे कारनामे सास के भी उजागर करेगी क्या, कि सास भी ताका झाकी करती थी अपने जमाने में, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। जी सर देखिए, सबसे पहले तो हमें इस बात को देखना पड़ेगा। अब सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए मैं धन्यवाद इसलिए दे रहा हूँ, ये मैं आपको ये न समझें कोई अलग से आपकी सराहना नहीं, ये जो स्वाभाविक आप इसके आपका इसके पात्र हैं, जिसके लिए मैं कह रहा हूँ आपको, आप बहुत सीनियर हैं।
आप जो महंगाई का मुद्दा 2014 से जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रेगुलर चल रही है और जब से 17 से हम लोग यहाँ उत्तर प्रदेश में गए हैं, तब से मैं बता रहा हूं, मैं सैकड़ों घंटे टीवी पर बैठा हूं और बैठता हूं और आए दिन। सर ये मेरा पहला डिबेट है, यकीन नहीं मानेंगे, जो महंगाई के मुद्दे पर कोई पत्रकार इतने निर्भीक और निडर तरीके से महंगाई पर बात कर रहा है और सरकार से और विपक्ष से दोनों से सवाल कर रहा है। यकीन मानिए सर, आज के दौर में ये मेरा स्वयं का पहला डिबेट है जो महंगाई पर डिबेट है। जी। इस देश में विपक्ष के साथ साथ सत्ता के साथ साथ इस देश के हर एक जिम्मेदार व्यक्ति को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि आम आदमी को लेकर उसके क्या दायित्व हैं और उसका निर्वहन सिर्फ स्वयं को फायदे को न देखकर देश के, राष्ट्र के, सिर्फ राष्ट्र को बोलने से नहीं होगा। आप बताइए, मंदिर बनेगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? हम क्या राम को नहीं मानते हैं? क्या राम की फोटो निकाल के सबको लूटते फिरे तो ही राम को हम मानेंगे? क्या आप इस टीवी की डिबेट में इतना बेहतरीन सर आप इस डिबेट का संचालन कर रहे हैं, तो क्या जरूरी है कि आप अपने माता पिता का सामने फोटो रख देंगे तो ही अमिताभ वाजपेयी जी अपने माता पिता का सम्मान कर रहे हैं? मतलब इस बात को साबित करना जरूरी है। ठीक है जी। तो समस्या ये है कि दिखाया ज्यादा जा रहा है और किया कम जा रहा है और चारों तरफ से लूट मची हुई है। सिर्फ नाम है कि मोदी जी, योगी जी, मोदी जी, योगी जी। हकीकत तो ये है कि वो खुद भी नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं कि ये कंट्रोल हो कहां से। जी ठीक बात है। आलोक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप जल्दी से, फिर मैं शबनम जी के पास चलूंगा। मैं सत्येंद्र जी की बात से असहमत हूँ। थोड़ा सा ऐतिहासिक प्रत्येक 30 सेकंड का। जी जी जल्दी। सर, इस देश में जितने मंदिर बने हैं वो अर्थव्यवस्था का केंद्र रहा है मंदिर। तो मंदिर बनने का मतलब पूरे उस राज्य की, उस जिले की इकोनॉमिक गतिविधियां स्ट्रांग हो जाती है। तो प्लीज मंदिर को इससे अलग रखिए। महंगाई पर हम लोग पर चर्चा करें ज्यादा। ठीक बात है। कोई भी अच्छी चीज बने जिससे मंदिर इसलिए और अच्छा है, वरना होटल भी अच्छा है, लेकिन होटल से आस्था नहीं होती, हमारी आत्मा की क्षुधा शांत नहीं होती, होटल से पेट की होती है। मंदिर से आत्मा की क्षुधा शांत होती है और दोनों अर्थव्यवस्था के चक्के को घुमा देते हैं। एक वैष्णो देवी ने पूरे जम्मू में रोटी की व्यवस्था कर दी, पूरे जम्मू में। जी, पूरे जम्मू में, यही मैं कहना। उसके अलावा वहां कुछ नहीं है जी। अब अखरोट फखरोट भी नहीं बिक रहा, कुछ वहां ढंग का नहीं हो रहा, केसर पेसर भी नहीं है वहां कश्मीर में। वैष्णो देवी है तो रोटी चल रही है, ये अच्छी बात। शबनम जी, मसला ये पुरानों ने नहीं किया, जो भी हुआ, लेकिन जो वर्तमान में शासक होगा सवालों के घेरे में वही आएगा। ठीक, अपने बचाव में वो पुराने उदाहरण दे सकता है, लेकिन जनता तो बहुत शॉर्ट मेमोरी के साथ चलती है और भारत की जनता तो वैसे भी बहुत भोली है। यहां चुनाव जीतना जितना सरल है मित्र शबनम जी, अमेरिका और ब्रिटेन में आप लोग चले जाओ तो कसम से पहली फ्लाइट पकड़ के वापस भाग जाओगे, राजनीति अगर वहां करने जाओगे तो। क्या आप लोगों का बल्ब फ्यूज हो जाएगा दिमाग का। सोशल सिक्योरिटी का, मेडिकल का, फलाने का, ढिकाने का 0.3% बजट कम कैसे हो गया, इस पर 3 घंटा डिबेट होगी। क्या हिंदुस्तान में तो कुछ होता ही नहीं। आओ बाहें मरोड़ो, कुर्ता की लप सब कुछ करो, है गुलगुले बांटो और सरकार में आ जाओ, मौज लो 5 साल, जैसे पार्किंग का ठेका होता है। वहां नहीं कर पाएंगे आप लोग ना, वहां का माहौल बहुत ही डिफरेंट है। शबनम जी, तो इन सवालों के जवाब तो आप ही को देने होंगे और मेरी चिंता, क्या पूरे देश की चिंता ये होनी चाहिए कि जो सक्षम हैं उनको केवल आप हर्डल्स हटा लीजिए, उनके लिए वो अपने आप अच्छा अपना कर लेंगे। ठीक, परिवार में भी जो बच्चा पढ़ने लिखने में ठीक है उसके पीछे तो ज्यादा माता पिता चिंतित नहीं होते, जो थोड़ा कमजोर है उसी पर फोकस होता है। तो सरकार माई बाप है, ये जो सबसे बड़ी आबादी कमजोर की है भारत में, और हम लोग सब उतने तो संपन्न नहीं कि
अगर सामान्य रूप से आप देखो ना, मैं अपने हृदय की बात कह रहा हूं, 5 रुपया और 10 रुपया आज भी बड़ी रकम है हिंदुस्तान में। शबनम पांडे जी, उस देश में लोग कैसे जिए? या कुर्बानी करे तो किसके लिए करे बताओ? और कहां करे कुर्बानी? कुर्बानी सेंटर क्या है, कहां खुला है जहां जाकर रजिस्टर में नाम लिखाएं भाई हम कुर्बानी करेंगे? ₹10 भी अहमियत रखती है, और मिडिल क्लास के लिए भी, लोअर क्लास के लिए भी। लेकिन देखिए, जन कल्याणकारी सरकार ने कहीं ना कहीं जो नीचे तबके के लोग हैं, जिनको आर्थिक, चाहे आर्थिक मदद दी हो या खाद्यान्नों की मदद दी हो या अन्य अपने योजनाओं के तहत तमाम मदद दी है, सरकार ने लगातार अपने कार्यकाल में इस बात को प्राथमिकता पे रखी है। पहले जो पॉलिसी पैरालिसिस कहा जाता था, आज पॉलिसी कॉन्शियसनेस का समय आया और वो दिखता है लोगों को और उसको मानते हैं लोग। चुनाव जीतना और हारना इतना भी आसान नहीं है भारत में पहले के बनस्पत, क्योंकि आज आप देखते हैं आसान है। हमको अच्छा, हमको कहीं हमसे मिलो कोई व्यक्तिगत तौर पर, मैं बता दूंगा चुनाव जीतने का फंडा। नहीं, निश्चित तौर पे ऐसा लगता है, लेकिन अगर सरकारें कहीं ना कहीं अपनी जेब भरती है तो वैसी सरकारों को निकलते और खत्म होते भी लोग देख रहे हैं। तो जनता निश्चित तौर पे चाहती है कि योजनाएं धरातल पर उतरे, और वो काम भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे से किया। हमारे साथी अभी बहुत ही आभार व्यक्त कर रहे थे कि पहली बार महंगाई पे डिबेट हुआ है, पर वो राम मंदिर और भगवान राम की बात करने से खत्म नहीं करते। बार बार डिबेट में मैं जहां जाती हूँ वहां विपक्षी ये कहते हैं ये ध्यान भटकाने के लिए डिबेट हो रहा है, पर हमने तो यहाँ महंगाई पे पूरी चर्चा की। मैंने कहीं भी मंदिर की बात नहीं की, कहीं भी धर्म की बात नहीं की, कहीं भी हिंदू की बात नहीं की, और ना मुसलमान में, और मुझे लगता है आपने भी कहीं नहीं की। पेट सबका है शबनम जी, पेट तो सबका है भैया, हिंदू हो, मुसलमान हो, काला हो, गोरा हो, कोई हो। हाँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि लेकिन इनका ध्यान तो पहले ही भटका हुआ है। ये चाहते हैं सांस्कृतिक विकास ना हो, ये चाहते हैं किसी तरीके का भ्रष्टाचार की समाप्ति ना हो, आतंकवादी जेल में ना हो, लूट मचाना, राम के नाम की राम की फोटो दिखा के लूटना, ये लूट तंत्र बना हुआ है। अयोध्या में सुनिए, देखिए वहाँ के विकास को लूट चालू है। इस तरह से जमीनों को कौड़ियों के भाव खरीदा गया, आप काशी कौड़ियों के भाव बेचा गया। विकास देखिए, अरे आप कहाँ थी? देखिए जिस तरीके से विकास हो रहा है, चारों तरफ पिता की फोटो रखने की सरकार का नकली नाटक है, उनके अधिकारों का हनन की तरह दिखाया जा रहा है, उनके अधिकार के नहीं लिए हो रहा है। जनता लड़ती है। पहले तो में 89 किलो का था, बार बार 49 किलो का भटकते हैं ना, टीवी पर ये विज्ञापन की तरह बोलते हैं भाजपा के प्रवक्ता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पे ठेकरा मत फोड़िए। भारतीय जनता पार्टी कहने की हिम्मत नहीं है। ख्याल अरे आप बोल ही नहीं पाएंगे, आप कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। सरकार किसका ख्याल करते थे? आपके नेता धनाढ्य होते चले गए, पर ननकू और रचा को 1 किलो अनाज मुफ्त देने की हैसियत किसी सरकार ने नहीं रखी। इससे पहले जो योजनाएं आती थी, 40 लाख राशन कार्ड उत्तर प्रदेश में फर्जी पाए गए और उसको हमने निरस्त किया। 2014 के बाद अनाज देने वालों की संख्या आपने बढ़ा दी। भूख मिटाने के लिए अनाज 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अनाज लेने वालों की संख्या बढ़ाई, अरे रोजगार लेने वालों की संख्या बढ़ा देते, तो अनाज देने वालों की संख्या बढ़ती। भटके हुए आप हैं, रोजगार क्यों नहीं दे रहे? रास्ते पे क्यों नहीं आपको आना है, हमें नहीं। आइए, चारों तरफ से सिर्फ लूट मची हुई है, सिर्फ उद्योगपति लूटने में लगे हुए हैं चारों तरफ से। इसीलिए भ्रष्टाचारियों पे जब कार्रवाई होती है पूरा तो देश के बहते हैं, पूरा देश भ्रष्टाचारियों के कार्रवाई पे क्यों आंसू बहाते हैं? फिर जवाब दीजिए, भ्रष्टाचारियों के कार्रवाई पे क्यों आंसू बहाते हैं? देखिए, ब्रिटिशियन इस देश पर 300 साल से ज्यादा राज किया। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत की जनता ने उनको चुना था। अरे ब्रिटिशियन की तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और देश में 1000 साल पुरानी चर्चा करने के लिए तो ये आपका भटकना है, मेरा भटकना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का भटकना नहीं है। मैं आपको बार बार समझा रही हूँ, आप लोग भटके हुए पार्टी है, भटक गए। डालो, राज करो।
ये अंग्रेजों की तरफ पर चलते हैं, फूट डालो राज करो। भारतीय जनता पार्टी की एक ही नीति है, सिर्फ फूट डालो राज करो। हिंदू और मुसलमान के अलावा, हिंदू और मुसलमान के बंद कमरों की जांच की चर्चा चलती है तो फूट आप डालने लगते हैं। जांच में किस बात की, तहखाने का वीडियो रिकॉर्डिंग होने की बात होती है तो दर्द आपको होने लगता है। क्या छिपा रहे इतने साल से, किस छिपी हुई कारनामे पे आपको दर्द होता है और सौहार्द बिगड़ता है? दंगा और बम ब्लास्ट करने पे आपका कहीं सौहार्द नहीं बिगड़ता है, लेकिन दंगा बंद हो जाए, बम ब्लास्ट बंद हो जाए तो ठीक ठीक ठीक। दोनों मित्रों रोकूंगा। अब मामला ये चला कि जा रहा है राम मंदिर से होते हुए ज्ञान वापी और ज्ञान व्यापी से चला जाएगा मथुरा तक। मैं समझ रहा हूं इसकी गति को, मैं समझ रहा हूं। मैं रोकूंगा दोनों मित्रों को। मैं सिर्फ 1 घंटे की बहस इसलिए लाया इस विषय पर क्योंकि मेरी चिंता के केंद्र में सबसे पहले रोटी रहती है। रोटी से बड़ा कुछ नहीं मित्र, न दक्षिण पंथ, न वाम पंथ, न समाजवाद, न कोई पूंजीवाद, कोई वाद नहीं, कोई पंथ नहीं, कुछ नहीं, कोई विचारधारा नहीं, कोई धारा नहीं। रोटी सबसे प्रमुख चीज है इस धरती पर। वो अक्षुण्य तौर पर मिलनी चाहिए। मैं फिर कहता हूं, सरकारों को अपनी जिम्मेदारी का बहुत बड़ा हिस्सा, जो लोग सरसब्ज हैं, मान लीजिए कोई 500 करोड़ का कारखाना लगाना चाहता है, स्वागत है। उसके लिए सरकार को इतना दिमाग लगाना चाहिए सिर्फ कि उसको हर्डल ना हो। जो नीचे रिश्वत मांगने का कार्यक्रम बाबू चपरासी करे, उनको एक बार क्लियर कर दे बने। इतना 5 मिनट का काम है दिमाग लगाने का। सिंगल विंडो क्लियरेंस करा दीजिए, 1000-2000 बच्चों को नौकरी मिल जाएगी वहां। बाकी मूल जो चिंतन है सरकारों का, उसके केंद्र में सिर्फ वो होना चाहिए जिसे आपके संबल की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं है। इसके अलावा राजनीति शास्त्र का कोई अर्थ नहीं। और हो उल्टा रहा है, बड़े खेद के साथ कहता हूं। बाकी लोग तो चलो गूगल देख के जाने होंगे, हमारा दुर्भाग्य ये कि हम आंखों से भी देख लिए। जहां गरीब पहुंच ही नहीं रहा, सामान्य जन पहुंच ही नहीं रहा, कौन लोग हैं जो व्यवस्था करते हैं? कौन लोग हैं जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं? राजनेताओं पर दृष्टि डालकर देखिए ना ताहिराजन, क्या अपने क्या पराए। अरे आपकी आलोक पांडे की एंट्री हो जाए उतने बहुत मानो ग्रह नक्षत्र अच्छे क्या, देखो वैसे भगा दिए जाए क्या? तो आप ये उम्मीद करते हैं कि ननकू और रज्जाक के कंधे पे हाथ रख के बात होगी? नहीं होगी। वो वोट का विषय हो सकते हैं। अगर आलू 5 रुपए 2 रुपए किलो महंगे हो जाए तो 10 किलो खरीद लेती है कि 20 रुपए बचेंगे। एक सरकार ने एक योजना, एक कार्य किया, एक राज्य सरकार ने एक कार्य किया पराली के निष्पादन के लिए। पूसा इंस्टीट्यूट से एक वो बनवाया बायो डिकम्पोजर। ठीक, एक चावल दिखा रहा हूं देगची से निकाल के, उसमें कुल खर्च हुआ 68 लाख। कितना? 68 लाख का वो केमिकल डाला खेतों में। ठीक, और हमने केमिकल डाला सत्येंद्र बाबू, ये बताने के लिए भगवान का नाम लेके 23 करोड़ लगा दिए। कितने? 23 करोड़। अब फिर आप लोग एक दूसरे के ऊपर टोपी पहनाते हो। ठीक, आप आजाद है टोपी पहनाने के लिए, लेकिन मुझे पता है कि इन टोपी ट्रांसफर का कोई अर्थ नहीं। उसी कुएं का पानी सब पी रहे हो।
और कुएं में भांग पड़ी है। तो आप ये कैसे कह सकते हो ना जी हम नहीं ऐसे थे? जो कहे मैं उसी को बताऊं। मैंने आज तक ऐसे बुनियादी विषयों पर सच कह रहा हूं। इन 35 वर्षों में देश के बड़े लोगों को जब भी मैं उनके साथ बैठा, ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने कहा होगा नरेंद्र जी ये विषय है मेरे मन को बड़ा व्यथित करता है, इसका क्या समाधान हो। कभी नहीं। बात हुई तो इतनी तक रही, या तो आरोप प्रत्यारोप हो गए दूसरी पार्टी पर, उसमें अधिकांश समय निकल गया, या अपनी पार्टी में क्या चल रहा है इस पर चर्चा हो गई, अगले चुनाव में क्या किया जाए, आप क्या कहते हो भाई साहब, क्या हो सकता है, उन पर चर्चा हो गई, बात खत्म। ताहिरा जी सच्चाई ये है। और सब लोग अटारीफ खड़े होकर चिल्ला रहे हो कि ननकू मेरे दिल में बसता है, रज्जाक मेरे दिल में बसता है। रज्जाक ननकू नीचे से देख रहे, करे वाह गुरु है। और फर्रुखाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, आगरा, ये बेल्ट आलू की बेल्ट है। कुछ काम इनोवेशन के अच्छे हुए इस नरेंद्र मोदी की हुकूमत में, लेकिन वो इनोवेशन के काम भारत में जितनी बड़ी आबादी है उसमें प्रभाव डालें, उसके लिए बहुत लंबा समय चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं ये सुई 25 साल पहले घूमनी थी। 1984 में एक उदाहरण दे रहा हूं बस, चाल, चेहरा और चरित्र का। 1984 में इंदिरा गांधी की शहादत हो गई। सलमान खुर्शीद के अब्बा हुजूर लड़ने आए चुनाव, पहली बार लोकसभा लड़ रहे, वरना राज्यसभा में रहते थे खुर्शीद आलम साहब, और ये जाकिर हुसैन के दामाद थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन के, खुर्शीद आलम। तो इन्होंने कहा कि भाई हम फर्रुखाबाद में इतना आलू सड़ जाता है, गरीब है, किसान है, बर्बाद है, तो उस वक्त तो मेरे ख्याल से 25 रुपया 30 रुपया कुंटल आलू भी बेचना मुश्किल था वो किसान के लिए। तो इन्होंने कहा कि हम ऐसी टेक्निक समझ आए हैं देश दुनिया में घूम के कि इससे वो बनाएंगे वोदका, क्या, और किसान सरसब्ज हो जाएगा। कब कहा था? 84 में। आज 2022 है, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। मेरी लड़ाई यहां पर है, एक काम कर देते तो फर्रुखाबाद से लेके आगरा तक तो राहत होती, कई लाख किसान का जीवन बन जाता। गाल बजवा लो, गाल, भाषण दिलवा लो। स्टार्च का ही काम कारखाना डाल देते, छोड़ो वोदका में आग लगे। चिप्स बनाने का ही डलवा देते कारखाना, जिसमें एक आलू का चिप्स जो है 40 रुपया में बेच रहे हो दिल्ली में। किसी ने चिंता नहीं की। मैं थोड़ा कड़वा बोल दूंगा तो फिर, और उन लोगों ने भी चिंता नहीं की जो उसी मिट्टी में पैदा हुए, उसी बेल्ट में, फर्रुखाबाद से आगरा तक। क्या नहीं करना चाहिए था? गन्ना बेल्ट से जो लोग रहे, राजनीति करते रहे, बड़े लोग रहे, मैं चरण सिंह जी को उसमें नहीं शामिल करूंगा, उनके प्रति टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो और तमाम लोग रहे, सरकारों में रहे, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि ये गन्ना मिल में जाए और वहां से किसान फिर सालों धक्का खाए, इससे जीवन नहीं चलेगा, इसका कुछ विकल्प खोजा जाना चाहिए। 30 साल पहले एथेनॉल का काम नहीं हो सकता था गाजियाबाद से लेकर सहारनपुर तक? कई करोड़ किसानों का जीवन बदल जाता। जो बातें मुझे समझ आती हैं वो आप लोगों को क्यों नहीं आती? ज्ञानी आप लोग बहुत हो, दंभ सबकी नाक पर है, सुनना चाहते नहीं और समझ आता नहीं। ये बड़ा मुश्किल है भाई, बड़ा मुश्किल है। क्यों नहीं हो सकता? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट,
ये 30 साल पहले हो गया होता तो फर्रुखाबाद की दाल मोठ तायरा हसन लंदन में बिक रही होती। पता है, लंदन में। वहां से छोटे नेता पैदा हुए क्या उस इलाके से? नहीं ना। दिमाग ध्यान कहां रहा ये मैं नहीं कहना चाहता, जनता जानती है। चिंता की परिधि में वो चीजें नहीं आई। घुंघरू जलेसर में घुंघरू बनते थे, बंद हो गए, भाग गए, तबाह हो गए। क्या घुंघरू की डिमांड खत्म हो गई? नहीं ना, सोचा ही नहीं। कासगंज में घंटे बनते थे, आज वो चीजें पुनर्जीवित हो सकती हैं, तब क्यों नहीं भाई? बताइए। ये बुनियादी मसले हैं, बुनियादी मसले जिन्होंने हिंदुस्तान को इतने वर्ष तक पीछे खड़ा रखा। दो रास्ते हैं जो इतना मैं समझता हूं। एक रास्ता है अंकुश लगाकर महंगाई को रोक दीजिए। सरकार के पास हमेशा वो ताकत होती है कि इमरजेंसी ब्रेक तो होता ही है, लेकिन इमरजेंसी ब्रेक स्टेरॉइड का काम करेगा शरीर में। खड़े तो हो जाएंगे, दौड़ भी लेंगे, लेकिन आपके ही शरीर को उसकी कीमत चुकानी होगी। क्या? जैसा तेल के मामले में सरकारें स्टेरॉइड देती हैं चुनाव में, क्या उसके बाद हम ही आपको चुकाना पड़ता है? सरकार थोड़ी चुकाती है। स्टेरॉइड अच्छा रास्ता नहीं। तो विकल्प क्या है जो मेरी थोड़ी सी बुद्धि में आता है तायरा जी, शबनम जी? लोगों के पास उनके बटुए में पैसा कैसे जाए इस पर चिंतन करिए। ये रास्ता हो ही नहीं सकता कि चलो ठीक है सरसों का तेल एक डीएम से कहो कि जिले में सब में छापेमारी करे और 50 रुपया लीटर जो बेचे रहे उठा एनएसए लगाओ, बंद करो, हो जाएगा 50 रुपया लीटर। लेकिन जब ये प्रक्रिया आप खत्म करोगे तो 300 रुपये लीटर बिकेगा। बाजार है, वो तो कोर्स करेक्शन करेगा। हम देखें कि हमारी बड़ी संख्या की जो आबादी है, बहुसंख्यक आबादी, वो इस तरह से कैसे, और इसके लिए इनोवेटिव होना होगा मित्र, नवोन्मेषी होना होगा। पुराने रास्तों से कुछ हासिल नहीं होगा, नवोन्मेषी होना होगा। थाना, तहसील, कचहरी, इनसे बाहर ही नहीं निकल पाते हमारे सरकारें चलाने वाले लोग। उस मॉडल को छोड़ना होगा। जीवन में गति आनी चाहिए। गति के आगे ही प्रा लगता है तो प्रगति होती है। मैं एक बात कह के बात समाप्त कर दूंगा। मैं अपनी जन्मभूमि में गया 10-12 साल बाद, 15 साल बाद एक कार्यक्रम में, फर्रुखाबाद महोत्सव था उसमें, तो वहां के जिलाधिकारी ने कहा आप आइए, तब गया। सुबह मैंने इच्छा जताई कि भाई एक बार मैं शहर पैर पांव घूमना चाहता हूं, मेरी स्मृतियां हैं वहां की। क्या जो कनस्तर जहां रखा पंसारी की दुकान पे छोड़े आए थे उस पे धूल और जम गई, कनस्तर नहीं हटा। जो मिठाई की दुकान छोड़े आए थे, एक वो 3 हिस्सों में बट गई। एक कचौड़ी बना रहा, एक लड़का, एक समोसा, एक बर्फी। 3 दुकानें नहीं हुई, एक की 3 हो गई। मैं देख के आया, मैंने पूछा भाई वो कहां है? बोले वो तो हमारे पिताजी थे, वो गुजर गए। तो मैंने अब तुम सब लोग के, बोले हम लोग उनके बेटे, तीनों ने बांटवारा कर लिया। ऐसे तरक्की होगी क्या देश की? 150 करोड़ की क्षुधा ऐसे तदर्थवादी कदमों से, परंपरागत उपायों से ताहिरा जी शांत नहीं की जा सकती। बड़ी आबादी है तो बड़ा चिंतन चाहिए, इनोवेटिव विजन चाहिए। वही छोटी, ये हिमाचल ने अपना कायाकल्प किया ना, छोटा राज्य है, उत्तराखंड नहीं कर पाया, हिमाचल ने किया। उसकी टोपी भी दुनिया में बिक रही है, उसका सेब भी दुनिया में बिक रहा, उसके फूल भी दुनिया में बिक रहे। हिमाचल कर सकता, उत्तराखंड क्यों नहीं कर सकता? मेरे पास ये सवाल रहते हैं। ऐसे ही सवाल जब सब पूछने लगेंगे तो देश अपने आप अच्छा चलने लगेगा। राजनेता कहीं बाहर से थोड़े ना आते हैं ताहिरा जी,
उसी घर से हम पैदा हैं, जिससे नेता है, पुलिस वाला है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, सब। तो दोष है तो हम सबका है। धन्यवाद।
सर तो इधर ही करना पड़ेगा। हाँ। वापस लेफ्ट जाओ और टैंकी पूरी खाली करवा दो, टैंकी पूरी खाली कर दो भाई। मैंने उसको पहले ही बोल दिया, टाइम नहीं तो क्या करोगे, है ना? बोल दो, चलो बता देना पड़ेगा। स्टार्ट करो। ठीक है, चलो। हाँ भाई स्टार्ट करवाऊं, चलो क्यों। यूपी सरकार महाराष्ट्र में एक अनोखी पहल करने जा रही है। प्रदेश की योगी सरकार राजधानी मुंबई में एक नया कार्यक्रम खोलेगी। एक बार फिर से। यूपी सरकार महाराष्ट्र में एक अनोखी पहल करने जा रही है। प्रदेश की योगी सरकार राजधानी मुंबई में एक नया कार्यालय खोलेगी, जिसका उद्देश्य यूपी सरकार महाराष्ट्र में एक अनोखी पहल करने जा रही है। प्रदेश की योगी सरकार राजधानी मुंबई में एक नया कार्यालय खोलेगी, जिसका उद्देश्य मुंबई में रह रहे यूपी के निवासियों को अपने प्रदेश में निवेश करने, उनके हितों की रक्षा करने और उनकी सामाजिक सुरक्षा